दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुद रंग देखना शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के जज की एक चिट्ठी ने जस्टिस सूर्यकांत और उनके आसपास के जो करीबी लोग हैं उनकी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। हालात ये बन चले हैं कि कई बार तीन बार चिट्ठी लिखने के बावजूद उस पर जस्टिस सूर्यकांत एक्शन नहीं ले रहे हैं और ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप किसी आम आदमी ने नहीं लगाए, ये आरोप स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा लगाए गए। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कांड, जो भारतीय जनता पार्टी जिसे अपने बजते हुए डंके के तौर पर प्रदर्शित करती थी, दिखाती चली आई थी, बताती चली आई थी, अब वो डंका पूरी तरीके से फट गया है। भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो जुगलबंदी और जिस जुगलबंदी के आश्रय बंगाल का विधानसभा चुनाव भाजपा जीती, उसी जुगलबंदी पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीर, वो खबर भी आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। साथ में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजाना कोई न कोई अपशकुन होता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी कैबिनेट ने 60 साल के ऊपर वाली, 60 साल या उसके ऊपर वाली महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बस यात्रा मुफ्त कर दी। लेकिन उसके बाद महिलाओं का जो रुझान देखने को मिला, जिस तरीके से मंत्री जी का कारनामा, उनकी करतूत सामने आई, वो भी मैं अभी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। उधर योगी आदित्यनाथ की सभा में आखिर क्यों लोगों को बंधक बनाया गया, ये आरोप क्यों लग रहे हैं, वजह क्या है, अभी आपको उसके बारे में लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी घोटाले का मामला जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की गर्दन पकड़ा हुआ, दबोचा हुआ है। एक और नया विवाद शुरू हो गया। चंपत राय की डायरी से कुछ पन्ने लीक हो गए। लीकेज के वो पन्ने सीधे दिल्ली दरबार की ओर इशारा करते हैं। चंपत राय ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद से मामला और गहरा हो गया है। पूरी तस्वीर, पूरी खबर मैं अभी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक करके समझते हैं। सबसे पहले लाइव लॉ की इस रिपोर्ट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता आस्क सीजीआई सूर्यकांत टू रिप्लेस राजस्थान हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर मिस यूजिंग ऑफिस। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस हैं, उनको हटाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहब ने, संदीप मेहता ने चिट्ठी लिखी है। एक बार नहीं, तीन बार चिट्ठी लिखी है। पूरी खबर मैं अभी आपको बताता हूं, इस ट्वीट को देखिए, आपको समझ में आएगा। अजय खेमका लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजीआई को चिट्ठी लिख करके राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को हटाने की मांग की है। जस्टिस संदीप मेहता ने 3 पत्र लिखे हैं, 2 तारीख, 10 तारीख और 17 तारीख, यानी कि ये अगस्त महीनों में तीनों खत जो है लिखे गए हैं, 2, 10 और 17 को। जस्टिस एसपी शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है, कार्यवाहक चीफ जस्टिस है, उनकी क्रियाकलापों, उनके कारनामों को लेकर के ये चिट्ठी लिखी गई है। जस्टिस एसपी शर्मा पर केस की लिस्टिंग में हेरफेर, अमीर लोगों के पक्ष लेने और अपने करीबियों को लोक अदालत में बिठाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। खेमका सवाल उठाते हैं कि जब एक जज खुद जज के खिलाफ इतने सबूतों के साथ आ रहा है, तो सीजीआई सूर्यकांत की चुप्पी क्या इस मामले में उनकी मिलीभगत या लापरवाही को दर्शाती है? क्या शर्मा जी को रिटायरमेंट से पहले छक्के मारने की खुली छूट दे दी गई है? न्यायपालिका की विश्वसनीयता दांव पर है। सीजीआई को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वरना यह संस्था के पतन की शुरुआत होगी। 2 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 7 दिन के अंतर पर 3 खत सीजीआई को लिखे गए और सीजीआई ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। और गंभीर आरोप है किस पर? राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के ऊपर, और छोटे मोटे आरोप नहीं है, इसलिए ये खबर ज्यादा चर्चा में है। एक और खबर देखें, प्रभात खबर की। यह खबर बीते दिन की तस्वीर बताया गया कि एसआईआर ट्रिब्यूनल में 81% याचिकाएं वोटर लिस्ट से नाम हटाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
ये याचिका टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के नेताओं की तरफ से दाखिल की गई और पूछा गया कि चुनाव आयोग ये बताए कि जो एसआईआर को लेकर के जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, उन ट्रिब्यूनल में कितनी ऐसी याचिकाएं हैं जो नाम जुड़वाने के लिए डाली गई और कितनी ऐसी याचिकाएं हैं जो नाम हटवाने के लिए डाली गई। 81% याचिकाएं सिर्फ नाम कटवाने के लिए डाली गई। 81%। आप सोचिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। प्रभात खबर का पहला पैरा देखिए, आपको समझ में आएगा। बताया गया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के बाद गठित अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़ा सामने आया वो बताता है कि ट्रिब्यूनल्स में लंबित कुल 38.1 लाख अपीलों में से 81.3% लगभग 31 लाख याचिकाएं लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए दाखिल की गई, न कि नाम कटने के खिलाफ। कांग्रेस सांसद ईसा खान चौधरी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिले जवाब के आंकड़ों में शीर्ष अदालत के सामने रखते हुए याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि मतदाता सूची से वंचित लोगों के ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से नाम कटवाने से जुड़े हैं। ये ट्रिब्यूनल बोझ बढ़ा रहा, मतलब सीधे तौर पर कितना बड़ा खेल हुआ है ये आप इस खबर से समझ सकते हैं। अजय कुमार खेमका लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में लाखों वोटर के नाम काट दिए और उनसे वोट का अधिकार छीन लिया, लेकिन उनमें से 90% लोग ट्रिब्यूनल ने वोटर माना और कई जगह हर जीत का मार्जिन काटे गए वोट से कम है। अब सीजीआई सूर्यकांत सवाल कर रहे हैं क्यों ना दोबारा चुनाव हो, जबकि इनकी ही बेंच ने ही वोटर का अधिकार छीना और असली गुनहगार सुप्रीम कोर्ट है। 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों के अंतर से कम था। एक सीट पर जीत 401 वोटों की, जबकि 8,785 वोट नाम काट दिए गए। सवाल यह है कि 90% मामलों के नाम बहाल हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव का आदेश क्यों नहीं दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में से जॉय माल्या बागची ने इस पर कहा था, इस पर टिप्पणी की थी कि अगर ये अंतर काटे गए नाम और जीत का अंतर अगर काटे गए नाम से कम होता तो फिर इस पर सोचना होगा, नए सिरे से विचार करना होगा। तो अब सवाल उठता, क्या सुप्रीम कोर्ट बंगाल में दोबारा चुनाव कराएगा? क्या उन 31 सीटों पर दोबारा चुनाव कराएगा चुनाव आयोग? ज्ञानेश कुमार गुप्ता के जो चिंटुओं ने जो कांड किया है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके ज्ञानेश कुमार ने जो कांड कराया है? तमाम सारे आरोप विपक्ष इस तरीके के लगा रहा। दिनेश पुरोहित कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल उठा। टीएमसी की ओर से दावा किया गया कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था। यानी कई सीटों पर जितने वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जीते उससे ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने अदालत के सामने 31 विधानसभा सीटों का पूरा ब्यौरा रखा। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल किया, क्या अगर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चुनाव में कुछ हजार वोटों का अंतर जीत हार तय करता है और यहां हटाए गए वोटर्स की संख्या उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। अब सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है बल्कि चुनावी नतीजों पर संभावित असर का है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आगे की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। सीधे तौर पर अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गर्दन जो है बुरी तरीके से फंस चुकी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर मामला तथ्यों में है, आंकड़ों में है। उधर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार हर दांव चलना चाहती है, लेकिन सारे दांव फेल हो रहे हैं। महिलाओं के लिए 60 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त तो कर दी, लेकिन फिर भी महिलाएं आ नहीं रही हैं बुलाए गए कार्यक्रमों में। झूठ बोल करके साड़ी और 500 रुपए देने की बात कही जा रही है। महिलाएं आई लेकिन दिया नहीं गया, तो स्वयं परिवहन मंत्री के सारे दावों की पोल महिलाओं ने ही खोल दी। देखिए जरा, आज यहाँ कार्यालय पे बुलाया गया था। मेरी संगिनी बोली थी कि आप लोग जाइए, वहाँ पे साड़ी मिलेगा और आप लोग का मतलब इज्जत भाव होगा। यहाँ आने पर कुछ भी नहीं हुआ। किस विभाग से जुड़ी हैं?
हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, आशा है। गलत लग रहा है कि जब देना ही नहीं था तो बुलाए क्यों? बुला के बेइज्जत किया गया है। पहले तो कितने देर तक दरवाजे पे हम लोग खड़े थे, और उसके बाद जब दरवाजा खुला तो कहीं कुछ नहीं था। रिपोर्टर राजीव ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें बलिया से विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं से कहा गया कि 500 रुपया और एक साड़ी दिया जाएगा। और जब कार्यक्रम हो गया तो न पैसे मिले न साड़ी मिली। अब महिलाएं सीधे तौर पर इस तरीके की बात कह रही हैं। उधर बीते दिन योगी आदित्यनाथ रायबरेली गए थे। रायबरेली में उनकी एक सभा थी। सभा के दौरान कैसे पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, पूरे शहर को बंधक बना लिया गया था एक तरीके से, ताकि पता चले कि जिला इलाही की रैली में कितनी भीड़ आई है। अब उसी भीड़ से एक नया वीडियो निकल के सामने आया जिसमें लोग जबरदस्ती उनको रोका जा रहा था, वो किसी न किसी तरीके से भागे हैं वहां से। सुनिए जरा ये वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं। ये रैली से निकल रहे लोग हैं। अंदर का है भगा रहे हैं। भैया हमको नहीं सुनना है सरकार के समाचार। गर्मी में पब्लिक परेशान है। तो 24 तारीख का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उधर राम मंदिर में चाहवा चोरी घोटाला के मामले में चंपत राय की डायरी से कुछ पन्ने लीक हो गए और उस लीकेज के बाद नृपेंद्र मिश्रा के पूरे कांड का खुलासा हो चुका है। सीधे तौर पर इसमें दावा किया जा रहा है कि एफआईआर चंपत राय ने इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि दिल्ली के आदेश पर यह कहा गया था। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि हालांकि दिल्ली का जिक्र नहीं किया गया, यह कहा गया कि चुनाव के चलते एफआईआर नहीं कराई। और फिर इसमें सवाल नृपेंद्र मिश्रा की एक तरीके से उनके स्टैंड पर भी उठाए गए कि आखिर इन सब मामलों को लेकर के लगातार नृपेंद्र मिश्रा तमाम सारे चैनल्स को इंटरव्यू क्यों दे रहे थे, पॉडकास्ट क्यों दे रहे थे, ये किसके कहने पर दिया जा रहा था। ऐसे में सीधे तौर पर यह चंपत राय की बगावत के तौर पर भी देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ताबूत के आखिरी कील के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि में 3 अरब से ज्यादा रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। नरेंद्र प्रताप का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3.15 अरब रुपए का घोटाला हुआ। सम्मान निधि पाने वालों में 4,45,000 लोगों का डेटा जो है और 1700 आईपी एड्रेस फर्जी निकला। 2019-20 में डायरेक्ट एंट्री के जरिए फर्जी पंजीकरण किए गए। कृषि विभाग ने 3.75 लाख लोगों के खातों में 2.25 अरब रुपए की 3 किस्तें और 75,000 लोगों के खाते में 90 करोड़ की 6 किस्तों का भुगतान किया। फायदा पाने वालों में सबसे ज्यादा लोग प्रतापगढ़ और के कुंडा तहसील के हैं। यह इलाका बाहुबली नेता राजा भैया का है। प्रतापगढ़, कौशांबी, अमेठी, सुल्तानपुर में 4.45 लाख लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। मतलब ये इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कारनामा उत्तर प्रदेश में चल रहा था। और कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ ऐसा ही हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गद्दार तक बता दिया और अब उनका यही बयान उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं मौलाना मोहम्मद अली जौहर को लेकर के। उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जो के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। पूरा बयान आप सुनिए पहले। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं मालूम बाज वक्त उनको क्या क्या हो जाता है। मोहम्मद अली जौहर के बारे में बोल रहे हैं। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को मोहम्मद अली जौहर के बारे में बोल रहे कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद किए। हमारे मुख्यमंत्री साहब, पहले तो आप कितना पढ़े हुए मेरे को नहीं मालूम। मोहम्मद अली जौहर बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और मोहम्मद अली जौहर यकीनन मुस्लिम लीग के सदर थे, मगर बाद में ये उस वक्त की कांग्रेस के सदर भी थे। यकीनन खिलाफत मूवमेंट की तहरीक का एक बड़ा हिस्सा थे। अगर आपको मोहम्मद अली जौहर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तकलीफ है कि मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया इसलिए मेरे पेट में सर में दर्द हो रहा, तो और दर्द पैदा करूंगा तुम्हारे दिल में। अब सुनो, आरएसएस के जो बानी थे उनका नाम क्या था? हेगडेवर।
हेगडेवर जिंदगी में एक ही मर्तबा जेल को गए, कब गए? खिलाफत मूवमेंट में तकरीर की हेगडेवर ने, खिलाफत मूवमेंट की ताईद में। अब हमारे बाबा को मालूम ही नहीं। वसीम लिख रहे हैं कि नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। नेता को कभी इतिहासकार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जरा सा फैक्ट इधर उधर हुआ तो वही नेता मजाक का पात्र बन जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को लेकर के जो टिप्पणी की थी उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे ऐतिहासिक तथ्य रखे हैं जिससे बीजेपी आरएसएस के लोगों का बिलबिलाना तय है। ओवैसी ने अपने भाषण में एक और तथ्य रखा कि आरएसएस के संस्थापक केशवराम बलराम हेडगेवार सिर्फ एक बार जेल गए और वो भी तब जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाषण दिया था। ये बात कही गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से बेशर्मी और बदतमीजी पर आमादा हैं कि शोक सभाओं में भी परिजनों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, फतेहाबाद विधानसभा से नाम है छोटेलाल वर्मा, पहुंचे थे एक सभा में, शोक संतप्त परिजनों को धमकाते हुए नजर आए और कहने लगे सड़क पर निकलो तुमको तो देख लूंगा। देखे जरा ये वीडियो। दिमाग खराब हो गया है, ये अकेला निकल रही खाइलेगा दिया निकाल ले आगे क्या कर लेगा तुम जी में चला रहा हुआ है नहीं आंखें निकाल रहा है, निकाल ले किधर निकाल रहे होते तू ज्यादा कहेगा तो नहीं सही करते हैं वो तो मैं अब यही करवा दो तू कह के देख कछु कह के देख। कुछ भी हो रहा हो देश में, भाजपा अपने चेले चपाटों का पूरा ख्याल रखती है। सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप के मालिक, जी न्यूज के कर्ता धर्ता 22,000 करोड़ रुपए का लोन था, दिवालिया घोषित कर लिया। अब जो है भाजपा की सरकार में उनसे यह कहा गया है कि सिर्फ 6 करोड़ रुपए दे दो, वो भी किस्तों में सब माफ हो जाएगा। यह खबर देखिए, यह भारत समाचार की खबर है। हैरान करने वाला मामला, 22,000 करोड़ का लोन, सेटलमेंट सिर्फ 6.5 करोड़ में, 22,006 करोड़ का दावा, भुगतान सिर्फ 6.5 करोड़। सुभाष चंद्रा मामले में 99.97% का हेयर कट। देश की इंसॉल्वेंसी व्यवस्था से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के खिलाफ लेनदारों के करीब 22,006.57 करोड़ रुपए के एडमिटेड क्लेम हैं, लेकिन मंजूर पेमेंट प्लान में कुल भुगतान महज 6.5 करोड़ का है। यानी कि लेनदारों की रिकवरी का करीब 0.03% और कथित तौर पर 99.97% का लोन जो है वो माफ कर दिया गया। यह हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन गोदी मीडिया है, उसके कारनामे से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। आपका पैसा बैंक और LIC में भी सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया दिन रात पापा का गुणगान और विपक्ष की गालियां क्यों देता है? यह खबर पढ़िए। जी न्यूज वाले सुभाष चंद्रा का 22,000 करोड़ का लोन सेटल हो गया सिर्फ 6.5 करोड़ में। आम आदमी की EMI मिस हो जाए तो बैंक वाले खून निकाल लेते हैं और यहां खेल देखिए और खेल की धार देखिए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।